स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन था बौद्ध शिक्षा के क्षेत्र कौन से हैं। तो बौद्ध शिक्षा के क्षेत्र हैं स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और इसके अंतर्गत ये पॉइंट आएंगे: हस्तशिल्पों की शिक्षा, लाभप्रद व्यवसायों की शिक्षा, भवन निर्माण कला, मूर्तिकला व चित्रकला की शिक्षा, प्राविधिक व वैज्ञानिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा। तो आइए इसे देखते हैं पूरा विस्तार में इसका आंसर। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं इसमें क्या है। आज ये कुछ ब्लर सा हो रहा है। शिक्षा के अन्य क्षेत्र मैंने बताया था स्त्री शिक्षा, तो इसमें देखते हैं उस समय बहुत प्रोत्साहित किया गया था स्त्री शिक्षा को भी। तो देखते हैं वैदिक काल के अंतिम चरण में लगभग 200 ईसा पूर्व से स्त्री शिक्षा की अवनति आरंभ हो गई थी। महात्मा बुद्ध के कारण इस शिक्षा को नवजीवन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद की प्रार्थना स्वीकार करके स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। पहले क्या था कि स्त्रियों को संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था संघ में, लेकिन इन्होंने फिर आज्ञा दे दी कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति है। इसके फलस्वरूप स्त्री शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। बौद्ध काल की सुशिक्षित स्त्रियों में निम्नांकित के नाम उल्लेखनीय हैं। बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध प्रचारिकाएं शुभा, अनुपमा एवं सुमेधा कवयित्री के रूप में कालिदास के बाद मानी जाने वाली विजयंका और लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजी जाने वाली सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा थी। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी पुत्री को भी भेजा था, सम्राट अशोक ने। आगे देखते हैं। ऊपरी अंकित उदाहरण इस बात का संकेत देते कि स्त्रियों ने संघ में प्रवेश करके, एक मिनट ये मुड़ रहा है, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की और कुछ क्षेत्रों में पुरुषों से प्रतिद्वंदिता करके उनसे समानता रखने का प्रमाण दिया। किंतु यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि स्त्री शिक्षा की सामान्य रूप से प्रगति हुई है। इसकी पुष्टि में 4 कारण दिए जा सकते हैं। पहला, बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से निम्नतर है, अतः सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, संघों में स्त्रियों का प्रवेश भिक्षुओं की आज्ञा पर निर्भर था, क्योंकि भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का उपदेश दिया जाता था। इसीलिए उन्होंने बहुत ही कम स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दी। देखिए, सबको आज्ञा प्राप्त नहीं थी कि सब जाएं संघ में, लेकिन हाँ फिर भी इन्होंने कुछ हद तक स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति दे रखी थी, जो उच्च घराने की थी या थोड़ी उस तरह की, है ना, सबका नहीं था। तीसरा, संघ में प्रवेश करने का अधिकार विशेष रूप से समाज के कुलीन और व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों एवं बालिकाओं को प्राप्त हुआ, अतः इन्हीं की शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, सामान्य स्त्रियों की शिक्षा को नहीं। चौथा, बौद्ध मठ में प्रवेश करने वाली स्त्रियां भिक्षुणियां कहलाती थीं और उनके लिए अलग मठों की स्थापना की गई थी, पर उन्होंने भिक्षुओं के समान अपने मठों में स्त्रियों और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने का कार्य नहीं किया। उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बौद्ध धर्म ने कुलीन और व्यावसायिक स्त्रियों को शिक्षा दी। व्यावसायिक स्त्रियों की शिक्षा को, जिनकी संख्या प्रायः नगण्य थी, प्रोत्साहन दिया, पर सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर A.S. अल्तेकर का अग्रांकित वाक्य में अमर सत्य है, स्त्री शिक्षा को बौद्ध धर्म से किसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त ना हो सकी। आगे है व्यावसायिक शिक्षा। ये भी एक क्षेत्र है शिक्षा का। बौद्ध शिक्षा धर्म प्रधान थी, किंतु बौद्ध साहित्य में हमको इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि भिक्षुओं और जनसाधारण को व्यावसायिक शिक्षा की अत्युत्तम सुविधाएं प्राप्त थी। हम इस शिक्षा के प्रमुख अंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए इसके कौन कौन से अंग हैं। पहला है हस्तशिल्पों की शिक्षा।
महाभाग में हमें एक स्थान पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि बौद्ध काल में भिक्षुओं को अपने मठों में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उदाहरण, उनको सूत काटने, कपड़ा बुनने और वस्त्र सीने की शिक्षा दी जाती थी ताकि वे वस्त्र संबंधी अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति कर सकें। आगे है दूसरा इसका जो पार्ट है, लाभप्रद व्यवसायों की शिक्षा। बौद्ध धर्म के अनुयायियों और जनसाधारण के लिए अनेक लाभप्रद व्यवसायों की शिक्षा की सुंदर व्यवस्था थी ताकि वे अपनी जीविका का सरलता से उपार्जन कर सकें। इस प्रकार के कुछ व्यवसाय थे कृषि, वाणिज्य, लेखन कला, पशु पालन और हिसाब किताब। तीसरा इसका पार्ट है भवन निर्माण कला, मूर्ति कला व चित्रकला की शिक्षा। बौद्ध कला में भवन निर्माण कला की विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध होने के कारण इस कला का आश्चर्यजनक विकास हुआ। इस कला के बौद्ध विहार और स्तूप एवं नालंदा और विक्रमशिला की विशाल इमारतें भवन निर्माण कला की सजीव प्रमाण हैं। इस कला के साथ साथ मूर्तिकला और चित्रकला की भी शिक्षा की सुविधाओं के कारण असाधारण प्रगति हुई। अजंता और एलोरा के भित्ति चित्र, मूर्तिकला और चित्रकला इस प्रगति के आज भी साक्षी। देखिए, आप लोगों ने अजंता और एलोरा का तो नाम सुना ही होगा। उसमें मूर्ति कला है, भित्ति चित्रकला है, तो उसकी काफ़ी प्रगति हुई उस काल में। और जो ये विक्रमशिला है, विक्रमशिला क्या था? विद्यालय था, तो महाविद्यालय था, तो उसकी जो विशाल इमारतें हैं उसमें भी भवन निर्माण कला का प्रमाण मिलता है। आगे देखते हैं, प्राविधिक व वैज्ञानिक शिक्षा। हमें मिलिंद पान्हा में बौद्ध कला में प्रचलित 19 सिप्पाओं अर्थात सिप्पाओं क्या है? शिल्पों का वर्णन मिलता है। इनका देखिए, ये क्वेश्चन में आ जाता है सिप्पा क्या होता है, तो ये है शिल्प, ध्यान रखिएगा। वर्णन मिलता है। इनका इनका संबंध प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा से था। इनमें से अग्रांकित 10 की शिक्षा तक्षशिला में प्रदान की जाती थी। आखेट, चिकित्सा, धनुर्विद्या, इंद्रजाल, हस्तज्ञान, भविष्य कथन, शारीरिक लक्षणों का अर्थ, मृत व्यक्तियों को जीवित करने का मंत्र, सब पशुओं की बोलियां समझने का ज्ञान और इंद्रिय संबंधी सब कार्यों पर नियंत्रण करने की कला। इस प्रकार जैसा कि डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है, सिप्पाओं के ज्ञान अर्थात प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा की मांग सामान्य शिक्षा या धार्मिक अध्ययन की मांग से कम नहीं थी। आगे है चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा। बौद्ध काल में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था और इसकी अवधि 7 वर्ष की थी। जबकि जीवक, चरक, धन्वंतरी आदि महान आयुर्वेदाचार्यों बौद्ध युग की ही देन है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा कहाँ दी जाती थी, कितने वर्ष में, और ये किस युग की देन है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आंसर, जो कि बौद्ध शिक्षा के क्षेत्र थे। कौन कौन से क्षेत्र थे? ये 2 हैं, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तो इसके अंतर्गत ये सारा था। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ये हर एग्ज़ाम में आ ही जाता है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो टीचिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।